जय गुरुदेव बच्चों, मैं उमा श्रीवास्तव आज आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल उमा क्लासेस पर। बच्चों, आज का विषय है पाठ 8 किरणों का खेल पाठ का अभ्यासकार हल। इसमें सबसे पहले आता है बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिसमें है सबसे पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिसमें है सही विकल्प चुनिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है हरित तृणों का तात्पर्य है हरी हरी घास, हरे हरे वृक्ष, हरे हरे खेत, उपरयुक्त सभी, जिसमें सही उत्तर है हरी हरी घास। दूसरा प्रश्न है मोती किसे कहा गया है? प्रकृति को ही मोती कहा गया है, ओस की बूंदों को मोती कहा गया है, वसुंधरा में छिपी धन संपदा को मोती कहा गया है। सही उत्तर है ओस की बूंदों को मोती कहा गया है। इसके बाद है वसुंधरा के पर्यायवाची शब्द हैं पाताल यमलोक, भू धरती, रत्न रवि, राजा किसान। तो सही पर्यायवाची है भू धरती। सोना के दो अर्थ हैं, सोना धातु, सोन पक्षी सोना, वसुंधरा रवि, सुनना सोना। सही उत्तर होगा धातु सोना। इसके बाद है एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कविता में किसके बारे में बताया गया है? कविता में प्रकृति के सूर्य, चंद्रमा और किरणों के बारे में बताया गया है। जल और थल में चांदनी बिछी होने का क्या अर्थ है? जल और थल में चांदनी बिछी होने का अर्थ है कि चंद्रमा की चमकती किरणों की रोशनी। तीसरा प्रश्न है धरती पुलक कैसे प्रकट करती है? तो पुलक का अर्थ होता है प्रसन्नता। धरती प्रसन्नता कैसे प्रकट करती है? तो धरती पुलक प्रसन्न करती है हरी हरी घासों को खिलाकर, जो हरी हरी घास खिलती है उसके द्वारा, और हवा से हिलते पेड़ अपनी खुशी प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी के द्वारा धरती पुलक प्रकट करती है। संध्या को विरामदायिनी क्यों कहा गया है? संध्या को विरामदायिनी इसलिए कहा गया है कि शाम को सभी लोग अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर आराम करते हैं, इसलिए संध्या को विरामदायिनी कहा गया है। इसके बाद आता है निबंधात्मक प्रश्न, इसको मैं बाद में बताऊंगी। फिर है पदों में प्रयुक्त सही समानार्थी शब्द पर सही का निशान लगाइए। इसमें आपको समानार्थी शब्द पर सही का निशान लगाना है। कुंज का सही अर्थ है उद्यान, तनु का सही अर्थ है शरीर, निस्तब्ध का सही अर्थ है शांत, रिझाना का सही अर्थ है मुग्ध करना, और रवि का सही अर्थ है सूर्य। इसके बाद है अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं होता, अब इन शब्दों को संधि के रूप में लिखिए। आपको इसका बता दिया गया है, कुछ नियम बताए गए हैं, अब इसके अनुसार आपको संधि करना है। तो नियम आप पहले पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैं संधि का हल आपको बता दे रही हूँ। समयम, समरचना संरचना, समकृत संस्कृत, समविधान संविधान, समशोधन संशोधन, समस्मरण संस्मरण, समलाप संलाप, समहारक संहारक। इसके बाद निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो पद्यांश है चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चना लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। अब आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कर्मवीर जीवन के प्रत्येक प्राप्त करते हैं। कर्मवीर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहादुरी और परिश्रम से सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरा प्रश्न है कौन सी गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं का आशय स्पष्ट कीजिए।
तो कौन सी गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं का आशय है कि हर मुश्किल को अपनी सूझबूझ से आसान बना लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, शीर्षक लिखें तथा 2 मुहावरे चुनकर लिखें। तो शीर्षक है इसका कर्मवीर और मुहावरा है लोहे का चना चबाना और गांठ खोलना। ये 2 इसके मुहावरे हैं। इसके बाद प्रश्न है, किरणों का खेल कविता पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो उत्तर है, कविता में चित्रित चांदनी रात की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है, चांदनी रात में जल और पृथ्वी के सूखे स्थानों पर जब चंद्रमा की किरणों की शोभा पड़ती है तो ऐसा लगता है, जब किरणों की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति ने सफ़ेद स्वच्छ चादर ओढ़ रखी है तथा पूरी प्रकृति में सौंदर्य बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में प्रकृति के किन किन अलग रूपों का वर्णन हुआ है। तो इस कविता में प्रकृति के सफ़ेद चादर बिछी हो तथा नटी के रूप में, नटी का मतलब होता है अभिनेत्री के रूप में, ओस रूपी मोती को प्रातः सूर्य बटोर लेता है। इस रूप में शाम को एक सांवली सलोनी युवती के रूप में वर्णन हुआ है। फिर अविकारी शब्दों के भेद। इसमें अविकारी शब्दों के भेद बताया है, जैसे मैंने इधर उधर देखा, यह एक अविकारी शब्द का भेद है। यहाँ रेखांकित शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं क्योंकि इनके प्रयोग में विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की तरह कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। निपात, भी, हो, तो, भर आदि भी विकार रहित होने के कारण अविकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें 5वां अविकारी शब्द माना गया है और निपात भी कहते हैं। अब है निपात के 5 वाक्य बनाइए। देखिए, पहला वाक्य है, मनुष्य ही सबसे बुद्धिमान प्राणी है। पशु भी संवेदनशील होते हैं। मुझे मात्र 100 रुपये मिले हैं। आप मुझे केवल 100 रुपये दीजिए। उसे तो बोलना भी नहीं आता है। इसमें मनुष्य ही निपात है, पशु भी निपात है, मुझे मात्र 100 रुपये मिले हैं मात्र निपात है, आप मुझे केवल 100 रुपये दीजिए केवल निपात है, उसे तो बोलना भी नहीं आता तो निपात है। इसके बाद आता है क्रिया विशेषण के 5 वाक्य बनाइए। तो वाक्य देखिए, पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो पानी बढ़ रहा है उसकी विशेषता बतला रहा है धीरे धीरे, तो ये क्रिया विशेषण है। पानी वहाँ नहीं पहुँच रहा है, वहाँ नहीं पहुँच रहा है, ये क्रिया विशेषण है। पानी कम बढ़ रहा है, कम विशेषता बतला रहा है पानी की। पानी कल तक दिल्ली पहुँचेगा, कल तक उसकी विशेषता बतला रहा है, क्रिया विशेषण है। पानी लाल रंग का हो गया, लाल रंग क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण वाक्य है। इसके बाद है अंतर जातीय की भांति 4 शब्द अंतर लगाकर लिखिए। जैसे अंतर जातीय लिखा हुआ है, इसी प्रकार से 4 शब्द आपको अंतर लगाकर लिखना है। तो देखिए, पहला है अंतरराष्ट्रीय, अंतर समाजीय, अंतरदेशीय, अंतर जनपदीय। ये आपके 4 शब्द हो गए अंतर लगा के। फिर है दिए गए शब्दों की वर्तनी ठीक करके लिखिए। वर्तनी आपको सही करनी है। सार्थकता, सार्थकता, कवियत्री, कवित्री, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, ऋणी, ऋणी, शाबाशी, शाबाश। तो ये आपके वर्तनी शुद्ध वर्तनी हो गई। इसके बाद आता है दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो किरण का पर्यायवाची है रश्मि, ज्योति, जिसे प्रभा भी कह सकते हैं, चांदनी, चंद्रिका, ज्योत्सना, पवन, समीर, वायु, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, जग, संसार, जगत, अंबर, आकाश, गगन, सुमन,
फूल, पुष्प, रवि, सूर्य, दिवाकर, शाम, संध्या, सांझ। आइए अब हम आपको निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन निम्न रूपों में किया है। चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें जल, थल, पृथ्वी और आकाश सभी जगह फैली हैं, अपना सौंदर्य बिखेर देती हैं। स्वच्छ चांदनी निस्तब्ध निशा के रूप में मुक्त होकर मंद मंद सुगंध वायु फैलाकर चारों दिशाओं को आनंदित करती हैं। ओस की बूंदों पर जब किरणों की रोशनी पड़ती है तब ओस मोतियों के रूप में चमकती है। तो ये हो गया आपका प्रकृति किरणों के सौंदर्य का वर्णन। दूसरा प्रश्न है, निरानंद है कौन दिशा? कविता की यह प्रश्नवाचक पंक्ति कवि ने किस संदर्भ में कही है? निरानंद है कौन दिशा? कविता की यह प्रश्नवाचक पंक्ति कवि ने प्रकृति के सौंदर्य के संदर्भ में कही है। अर्थात चारों ओर सुगंधित मंद मंद वायु मुक्त रूप से बह रही है तथा शांत रात्रि में स्वच्छ उजली चांदनी अपना सौंदर्य और भी बढ़ा देती है, मानो जिसके कारण चारों दिशाएं जगमगा उठती हैं और आनंदित लगती हैं। उसी बात को कवि कहता है कि कौन सी दिशा ऐसी है जो आनंदित नहीं है, अर्थात निरानंद है कौन दिशा, सभी दिशाएं आनंदित हो रही हैं। तीसरा प्रश्न है, नियति को नटी क्यों कहा गया है? उसके कार्यकलाप क्या हैं? उत्तर है, नियति का अर्थ प्रकृति तथा नटी का अर्थ है अभिनेत्री। जिस प्रकार अभिनेत्री अपने हाव भाव के द्वारा दर्शकों का मनोरंजन बड़ी तन्मयता से करती है, उसी प्रकार प्रकृति भी अपना कार्यकलाप निरंतर एकांत भाव से चुपचाप शांत रूप से करती है। अभिनेत्री की भांति प्रकृति भी अपना कार्य सुंदरता पूर्वक करती है, इसलिए कवि ने नियति को नटी कहा है। उसके कार्यकलाप हैं सूर्योदय के साथ प्रकृति में उत्साह भर देना, रोशनी प्रदान करना, अनाज पैदा करना, पेड़ पौधों को तथा हर प्राणियों में ऊर्जा प्रदान करना तथा सूर्यास्त के बाद चंद्रोदय के साथ शाम को शीतलता प्रदान करना, सभी को अपने दिन भर की थकान से विश्राम प्रदान करना, चारों ओर सुगंधित वायु का बहना, प्राणियों में प्राण का संचार करना तथा प्रकृति को हरियाली प्रदान करना। इस प्रकार प्रकृति रूपी अभिनेत्री के विभिन्न क्रियाकलाप हैं जो निरंतर आबाद से चलते रहते हैं। जय गुरुदेव। धन्यवाद।